अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने भारत के कितने त्यारे मार गिराए, ये बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, अब तो हमने इसको करना छोड़ दिया। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि उन दावों को तक़वियत मिलती है जो पाकिस्तान ने किए थे। इंडिया का डिफेंस अटैशी है इंडोनेशिया के अंदर, उसने वहाँ पर बात करते हुए इंडोनेशियन एक यूनिवर्सिटी के अंदर कहा कि पाकिस्तान ने हमारे त्यारे मार गिराए, लेकिन कितने मार गिराए उसकी तादाद के ऊपर डिस्प्यूट है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके ऊपर पूरे भारत में इस वक्त वावेला है। शिव कुमार उसका नाम है, कैप्टन शिव कुमार, जो इस वक्त इंडोनेशिया के अंदर भारतीय डिफेंस अताशी हैं। तो बात तो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की है। वो मार्का जो सिर्फ चंद घंटे में था, भारत आया इस दावे के साथ था कि पाकिस्तान को इतनी पिटाई लगाएगा कि पाकिस्तान इस रीजन में खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। ये एक मिथ था जो ख़ुद से इंडिया ने अपने ऊपर तारी कर लिया हुआ था कि हम बहुत तगड़े हो गए हैं दिफा के मामले में और पाकिस्तान रवायती जंग में बहुत कमज़ोर है, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के शेरों ने जब जवाब दिया तो उसके बाद से सूरत हाल यह है कि कई दिन तक भारतीय फ़िज़ाइया अपने त्यारे उड़ाकर हवा में नहीं लेकर आई, उनको समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका भी हुआ और उनकी जो मुलाकात थी सदर ट्रंप के साथ 1-on-1 बहुत सिग्निफिकेंट थी। उसके बाद में क्या आइंदा इस सूरत हाल होगी पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात की, रीजनल सिक्योरिटी के क्या कोई ऐसे डायनामिक्स हैं जो अभी तक हमें मालूम नहीं है, और हुकूमत सारे इस मामले में कैसे देखती है और कैसे इसको लेकर आइंदा आगे बढ़ना चाहती है। इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। शिव कुमार का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसके ऊपर इंडिया में बहुत रिएक्शन है। वो कहते हैं जहाज़ तो गिरे हैं लेकिन इतने नहीं जितने वो कह रहे हैं। चलो हम 6 कह रहे हैं, 5 गिर गए होंगे, लेकिन एक्नॉलेजमेंट आ गई, कन्फेशन आ गई है कि हाँ जी साढ़े नाल हत्थ हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बड़े फ़ख्र की बात है जी। और वाइल दिस थिंग वाज गोइंग ऑन तो मुझे फीडबैक आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दुआएं हैं कौम की कि उन्होंने ये वक्त दिखाया हमें कि सर उठा के हम जो है इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, उसका शुक्र है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये जो मुझे चिंगडाओ में हुआ है SCU का 2 दिन पहले, कि वहाँ पे एक लोगों की आंखों में एक रिस्पेक्ट था कि दे टुक ऑन a country which is 5 times bigger than us, you know। और उसको जो है उसका जो तकब्बर था मोदी का या मोदी के साथी जो थे उसका तकब्बर, वो जो है जिस तरह मट्टी में मिला है, मैं समझता हूँ आजिज़ी के साथ कहूँगा कि ये हमारी 78 साल तारीख़ का एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि जो हमेशा याद रह गए ये लम्हात जो है जो हम हमारे वजह से बीइंग डिफेंस मिनिस्टर मैं तो शायद उतना करीब से उन चीज़ों को व्यू नहीं किया। हम तो एज ए जर्नलिस्ट उन चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाते हैं वहीं तक महदूद है। लेकिन आपकी ख़ुद अपनी उस वक्त क्या ऑब्जर्वेशंस थी या फीलिंग्स थी रियल टाइम में, जब वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने और हमारे वो नौजवान बच्चों ने वो जो सिस्टम डेवलप किए हैं, आप जाके उनके S-400 को भी मार आते हैं। वो आप जिसको कहा जाता है वो 600 मील दूर से ही टारगेट को अपने लॉक कर लेता है और उसको फड़कने भी नहीं देता। आप गए हैं जाकर उसको मार रहे हैं, 1 नहीं 2 बैटरियाँ तबाह कर रहे हैं। फिर आपके वो मिसाइल सिस्टम को जिस तरीके से मैनेज किया, और रियल टाइम में को सैटेलाइट भी देख रहा है, नीचे से आपका एयर डिफेंस सिस्टम भी देख रहा है, जहाज़ भी देख रहा है, और मल्टीपल आपका JF-17 भी देख रहा है और J-10C भी देख रहा है। और जो हमारे जो साइबर वॉरियर्स जो थे, जिस तरह उन्होंने, यानी को पता ही नहीं किसी को क्या क्या उन्होंने जो है वो कारनामे दिखाए हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशंस या पोजीशंस जो थी उनको किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है हमारे जो और ये सारा होम ग्रोन था ये सिस्टम। होम ग्रोन। मैं पिछले 2-2.5 साल से ये फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स आई एम विटनेस टू इट किस तरह ये हुआ है। मैं जिसको कॉन्टिन्यूसली मैं कई घंटे जो है मीडिया के साथ रहा, और हमारे मीडिया ने जो है बड़ा विद ग्रेट डिग्निटी एंड क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बिहेव किया उस सारे क्राइसिस के अंदर। इंडिया वाला जैसे लगता था कि किसी थिएटर नहीं, वो सर्कसों में लगते हमारे छोटे शहरों के अंदर जो है उस किस्म की एक्टिंग वो नौटंकी।
इट वॉज बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टोटल नौटंकी थी। कोई सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर रहा है, फिर वो डायलॉग बोल रहा है, फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, इस किस्म की उन्होंने कहा दे टोटली नॉन सीरियस। यहाँ पे आप लोग भी विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीरियसनेस जो है आप लोग जो है ये बातें कर रहे थे, जो भी कहते कर रहे थे। सर हम तो बॉर्डर पे खड़े और ग्राउंड की सिचुएशन एक्चुअल दिखा रहे थे, और वो तो अजीबोगरीब दावे कर रहे थे कि लाहौर दी पोर्ट फतह हो गई है और 16 गिर गया आ गया, कराची पोर्ट ये हो गया, ये वो। और जो है मुझे फ़ोन के ऊपर जो है ISPR की जो है लम्हा बलामा जो है आ जाती थी, ताकि मैं उसको आगे नरेट कर सकूं, कॉन्ट्रोडिक्ट, कोई गलत कह रहा है तो उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर सकूं। सुपर्ब ISPR ने भी जिस तरह बिहेव किया है, जिस तरह उन्होंने इंफॉर्मेशन फ्रंट के ऊपर मुल्क को डिफेंड किया है, सुपर्ब, बिल्कुल इतना प्रोफेशनली आउटस्टैंडिंग उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी तारीख का एक बड़ा सुनहरा लम्हा था, जिसको हमेशा आने वाली जनरेशन याद रखेंगे। अल्लाह पाक करे कि हम इस पे कंसोलिडेट करें, ये बिल्कुल इससे ऊपर बिल्ड करें, इसके ऊपर बिल्ड करें, क्योंकि एक लेसन ये था कि आप इंफॉर्मेशन फ़्लो को रोके नहीं। जैसे हमारी नूर खान बेस पे अटैक हुआ तो उसका राइट मूव ये था कि आप बताएं कि उन्होंने अटेम्प्ट किया, हमने नाकाम बना दिया और हम उसका जवाब देंगे तैयार हैं, और फिर जवाब दिया हमने। ये ट्रुथ था, जो सच्चाई थी, जो प्रवेल कर गई। हमने वो दावा नहीं किया कि हमने बॉम्बे दी पोर्ट तबाह कर दी थी, दिल्ली फतह कर लिया। वो स्टूपिड किस्म की वो स्टेटमेंट जो इंडियन मीडिया उस वक्त चला रहा था, वो तो नॉनसेंस था। सर एक चीज़ और आपसे जान लूँ, अब तो ये पब्लिक डोमेन में आ गई। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि चाइना ने हमें J-35 त्यारे ऑफ़र किए, 40 हम शायद ले रहे हैं एयरफोर्स वालों से भी जब हम पूछते हैं। और इसी तरीके से उनका नया मिसाइल है, हमारे पास पहले PL-15 था, अब वो PL-17 हमें ऑफ़र कर रहे हैं, जिसकी रेंज ज़्यादा बिगर है और लॉन्गर है, ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरीके से सिस्टम विच इज़ मोर मॉडर्न, आई थिंक HQ-19 उसको बोलते हैं, तो वो हम तीनों चीज़ें उनसे एक्वायर कर रहे हैं। बीइंग डिफेंस मिनिस्टर अगर उसको भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। नहीं, मुझे इनके टेक्निकल जो नाम है वो तो नहीं पता, लेकिन मेरी अभी भी SCO में भी उनके डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। जो हमारी उनके साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है, मेरा ख्याल है बड़े बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, सबकी इज़्ज़त आबरू और एहतराम करते हैं। लेकिन पिछले 70 साल में जिस तरह चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है, फाइनेंशियली भी, स्ट्रेटजिकली भी, मिलिटरीली स्पीकिंग, और डिप्लोमेटिकली भी, यानी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो UNO में पड़ी है या SCO के में पड़ी है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूरत पड़ी है, वो आपके साथ स्टूड लाइक ए रॉक। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी दोस्तियाँ जो हैं जिन ममालिक के साथ जो हैं वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। इस क्राइसिस ने ये भी साबित किया है। अब लोग कान में कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, गले लगते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो बड़े बड़े मुल्क जो हैं, किसने कहा जब आप गए? लेकिन वो मुबारक देते हैं। देखो एक ना वार्मथ है वो आपकी मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर में, इंडोनेशिया में, इन जगहों से बहुत वार्मथ है। मैं आपके डेलीगेट्स जो गए हैं उनसे पूछता हूँ तो बड़ी गर्मजोशी है। हाँ, नहीं, वो तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना, वो तो। लेकिन ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं जो अपने जज्बात का इजहार जो है थोड़ा सा हश्ड टोन के अंदर जो है ना वो कर रहे हैं, ताकि हमें मुबारक वसूल हो जाए तो पब्लिक उसके ऊपर ना आए। जब SCO समिट में आप बैठे हुए थे ख्वाजा साहब, तो वहाँ तो भारतीय वज़ीर दिफा भी था, तो आमना सामना कैसा रहा आपका? कोई एक्सचेंज की, ग्रीटिंग्स वगैरह? बिल्कुल। और उसकी पोजीशन क्या थी, क्योंकि वो जंग हार के गया हुआ था, आप जंग जीत के गए हुए थे? मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जिस वक्त उन्होंने मेरा अंदाज़ा है, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता, कि उन्होंने जो टाइम मांगा ना मेरी तकरीर के बाद क्लैरिफिकेशन, वो हमें अलाउड नहीं है, उनकी रवायत नहीं है SCO की कि एक दफ़ा बोल गए आप बोल गए, उसके बाद अगर किसी ने आपको कहा है। और मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये हमने एविडेंस दी है, हमारे पास कुलभूषण मौजूद है, एक ज़िंदा एविडेंस मौजूद है कि बलूचिस्तान में इनकी इंटरवेंशन की। इनको पूछें कि ये क्या एविडेंस देते हैं हमारी पुलवामा में जो हमारी जो एलिगेशन जो लगाई है। तो दिस मेन क्रक्स सारी बात का ये था, उसका वो जवाब देना चाहते थे।
तो उन्होंने चेयरमैन ने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये रवायत नहीं है यहाँ की। तो उन्होंने कहा जी फिर हम साइन नहीं करेंगे। डिक्लेरेशन साइन क्यों नहीं किया उसने? उन्हें उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, तो कोई वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, सब ने जो बातें करनी थी वो तो हो गई हुई थी वो, और उसके लिए 4-5 रोज़ पहले हमारी टीम चली गई होती है ये सारी और वो आउटस्टैंडिंग टीम है हमारी, जो डिप्लोमेटिक जो जार्गन है या उसकी टर्म्स जो होती हैं, जो मुख्तलिफ अल्फाज जो होते हैं उन्होंने, और जिस वक्त मैं बोल रहा था उस वक्त भी मुझे वो रियल टाइम फीड कर रहे थे कि कि अगर कोई चीज़ पीछे से मुझे उन्होंने कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये भी हाईलाइट कर दें, एम्फसाइज कर दें। एब्सोल्युटली। सो आई वाज बैक्ड बाय ए सुपर्ब टीम। अच्छा, मैंने उसकी जो खबरें पढ़ी, अब आप क्योंकि इवेंट हो चुका है उसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जब वो इशू टेकअप हुआ और वो जॉइंट डिक्लेरेशन में वो जब बातें आने लगी तो उसके ऊपर इंडिया बहुत सीख पाता, तो वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना उस पर शुरू किया, देन दे रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट। ये एक्चुअली यही हुआ है कि पाकिस्तान ने कंप्लेंट की, उन्होंने एक्चुअली ये मीटिंगें 4-5 रोज़ पहले शुरू हो गई थी। ये हमेशा यही होता है कि जो डिक्लेरेशन जो है प्रिपेयर होना शुरू होता है, और फाइनल जिस दिन ये इवेंट होना होता है ना, उस दिन जो है वो उसकी फाइनल शेप जो है सामने आ जाती है, लेकिन एग्रीमेंट पहले हो गया होता है। और उन्होंने, मैं 100% नहीं ना कहूँगा, लेकिन उन्होंने 1-2 रिजर्वेशन शो करके अपना एग्रीमेंट का इजहार कर दिया हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये माहौल जो है जिस किस्म का बन गया है, तो वो उससे क्या कहते हैं एस्केप करना चाहते थे उस सिचुएशन से। और मैं समझता हूँ कि अगर वो कर देते साइन जो है, ठीक है इंटरनल उनको कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स उसकी ज़रूर होती थी, लेकिन उनका काट में बड़ा फ़र्क पड़ा है इस बात से जो है ना। जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी है, इसके ऊपर बाकी एससीओ के जो मेंबर ममालिक थे वो आपको सपोर्ट कर रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं की, एविडेंस दी है कि भाई हमारे पास एविडेंस है, और इंटरनेशनल कोर्ट को जो ICJ जो है उसके अंदर ये केस है, ये जो कलभूषण वाला, वो हमने पूरा उसकी बैकग्राउंड बयान की जो है। अच्छा ख्वाजा साहब, बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ख्याल यह है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी ऐसे ही है जैसे ज़ख्मी सांप होता है, तो वो मुड़ेगा ज़रूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसके लिए पाकिस्तान को हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको अंदर से भी जो है ना वो इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। सबको पता है कि ये अपनी पॉलिटिकल माइलेज जो है ना उसको रिकवर करने के लिए, जैसा वो जितना वल्नरेबल होगा उतना ज़्यादा इम्कान है कि मैं उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं जो माहौल, जो हिंदुस्तान का वैसे माहौल है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कॉलम नवीस हैं, सीनियर जो दानिश्वर हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इस चीज़ को जो है रियलिटी पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है ये बंदा जो है। और मेरा अपना अंदाज़ा है, ये तो बेहतर तो हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, द हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये डिसाइड होगा, जब भी डिसाइड होता है कि ये उनको ये एटीट्यूड जो है ना इंडिया को, जो मोदी ने अडॉप्ट किया, जो पोस्चरिंग की उसने, उससे बड़ा नुकसान पहुंचा है उनको। हमें जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, टेंशन ना हो, हमारी तरफ से ये इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात हो रही है। और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए, पानी का इशू जो है, और पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे अब इसके ऊपर? तो हमारे पास रास्ता एक ही है ना, आपको तो वो पानी चाहिए, आप ये तो नहीं करेंगे? हमारे लिए तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने और एक हमारी कलेक्टिव डिसीजन यही है कि अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है।
अभी जा रही है जो है जो इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। एक वो पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। उन्होंने कहा कि वो प्यासा मरने से बेहतर है कि लड़के मर जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे याद है कि ये माहिदा जब हुआ था ना 60s में, 1960 में ये माहिदा हुआ था। उसके बाद जितनी देर अयूब खान हुक्मरान रहा है उसको ये ताना लगता है कि तुमने हमारे दरिया बेच दिए। तो तीनों ईस्टर रीमर देना तो गलती थी सर, वो बिल्कुल गलती थी। और वो स्टिग्मा जो है ना अयूब खान वो लेके जो है ना इक़्तिदार से अलहदा हुआ, वो स्टिग्मा जो है आज भी जो है ना, यानी ब्यास का तो बीच में नहीं था, लेकिन राफ़ी और सतलुज तो थे। ब्यास तो फीड करता है, वो सतलुज में आ जाता है। तो इट वॉज आई थिंक ए सेल आउट। और आप मैं एक थोड़ी सी एक डिफरेंट टॉपिक पे कि जब भी हमारे यहाँ पे टेक ओवर हुआ है, मैं 3 मिसालें आपको दूंगा। जब भी यहाँ पे टेक ओवर हुआ है और एक हुकूमत ऐसी आई है जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है या पब्लिक की वोट की बैकिंग नहीं है, चाहे वो जैसी भी हो, वो आप डिबेट है, अलहदा डिबेट है कि वो वोट की बैकिंग किस किस्म की है। लेकिन जहाँ टेक ओवर हुआ है 58, उसके बाद 79 और उसके बाद 99, उन सब ने कोई ना कोई ऐसा सौदा किया है जिसमें पाकिस्तान ने जो है ना नुकसान उठाया है। ये बात सही है। तीनों के मैं गिनवा देता हूँ। पहला ये इन्होंने पानी बेचा, अयूब खान है। उन्होंने पूरा कल्चर बेच दिया पाकिस्तान का जनरल अवलाक ने। वो जो डिस्टॉर्शंस जो हैं आपकी 80 की दहाई में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं, वो आज तक वो डिस्टॉर्शन करेक्ट नहीं हो सके। सर सिर्फ वो नहीं, सियाचिन नहीं मैं स्ट्रेटेजिक नहीं, वो सियाचिन वगैरह तो एक जोग्राफिकल मैं जो हमारा इथॉस जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारी सोच में जो चीज़ आई है, ये दहशतगर्दी उस जमाने रेडिकलाइज कर दिया, रेडिकलाइज करके को अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन। उसके बाद जनरल साहब आए, जनरल मुशर्रफ साहब आए। जनरल मुशर्रफ साहब से वो क्या उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक डिमांड की, उन्होंने 4 डिमांडें उनकी मान ली। फर्दर रेडिकलाइजेशन, फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान इनटू पाकिस्तान, और हमारी इंटेंगलमेंट ऐसी वहाँ पे हो गई कि आज भी हम जो है ना वो गिराई जो है ना, वो जो नॉट्स जो है ना एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें हुई, रोज़ाना उठा रहे हैं। ये रोज़ाना ये खून किसके हिसाब में जाएगा, किसके हिसाब में जाएगा कि ये कुछ सोचे तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ दौर में जो पॉलिसीज अपनाई, मैं ये तारीख जो है करेक्ट, अगर हमने कोर्स करेक्शन करनी है तो हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या हादसा इस मुल्क में 78 साल में हुए हैं जिसको इस वक्त करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम इनकी करेक्शन जो है, लेकिन कम से कम एक सिमत का जो है तयन तो हो रहा है ना। लेकिन बुगटी वाला वाक़या है, बहुत से लोग उसके ऊपर बात करते हुए गुरेज करते हैं, लेकिन आपकी बलूचिस्तान की सिचुएशन में अगर एक इवेंट आपको गिनवाना हो कि पिछले 25-30 सालों में आपने क्या ब्लंडर मारा है वाला, और पुरानी बातें पीछे छोड़ दें, लेकिन अभी रिसेंट पास वाला मिड 50 से स्टार्ट हो गया, अभी वाला बुगटी वाला वाक़या है। नवाब अकबर बुगटी जो थे, उनकी पाकिस्तान की तारीख में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। बिल्कुल, वो गवर्नर भी रहे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। उनके ख़ानदान, उनके बच्चे जो हैं हर दौर में जो है एस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिटिकल हुकूमतों के जो है राइट साइड पे खड़े हुए हैं। किसी जगह भी खुद आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि वो एक ओवर द जो डेकेड्स जो है एक सी चीज़ वहाँ पे सिमर कर रही थी। उस वाक़े ने जो है ना उसको कहाँ का कहाँ जो है मनफी अंदाज में पहुँचा। कभी इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए पार्लिमान पे, ये नहीं मेरे जैसे प्रोग्रामों में नहीं, पार्लिमान में बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है सर जोड़ के बैठना चाहिए। देखें ये भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है बलूचिस्तान में। इस वाक़े ने, ये जो हमारा बुनियानुल मरसूस जो वाक़या अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की है, हमारी फ़ौज ने जो फतह, इस वाक़े को भी बेस बना के आप बलूचिस्तान के हालात जो है उनको ठीक कर सकते हो। क्योंकि मैं उसकी आपको थोड़ा सा एक उसका एंगल बताऊँगा। ईरान अब उनके साथ जो है ना, उनको सेंचुरीज़ वहाँ पे मुयसर नहीं होंगी।
जो पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ जो इस सारी क्राइसिस के अंदर जिस तरह पार्ट प्ले किया है, एक बरादराना जो है, एक रिश्ता जो है, उसको जो डिस्प्ले किया है, उसे कोई नहीं होगा। यानी इंडिया को वहाँ पे जो पजीराई थी ईरान में वो नहीं मुयसर है। तो इंडियन और अफगान तो जासूसी करते रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे, और मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पे ईरानियों के साथ। बिल्कुल जो दे यार। सर एक चीज़ बता सकते हैं, ये जो अमेरिकन B-2 थे बॉम्बर्स, इन्होंने रूट कौन सा लिया? क्योंकि उसके ऊपर इंडिया ने शुरू में जो प्रोपेगेंडा किया था, उसके जवाब में जो अभी तक की शवाहिद हैं, वो तो लगता है ये है कि शायद उसमें कोई इंडिया ने हाथ बिठाया हो उनका, या कुछ अरब ममालिक से। ये मुझे नहीं पता को B-2 अगर अमेरिका से आ रहे थे तो फिर तो वेस्ट की तरफ से आना था ना उन्होंने। अगर वो किसी और बेस से आ रहे थे, लेट्स अज्यूम कि वो कोई उनका इसमें अटलांटिक में कोई बेस है, या पैसिफिक नहीं, अटलांटिक नहीं, पैसिफिक में कोई बेस है। पैसिफिक में है ना बेस उनके, साउथ पैसिफिक में बहुत से बेसेस हैं उनके। और अगर वहाँ से आए हैं तो फिर ईस्ट की तरफ से आए हैं, फिर वो इंडिया के ऊपर ओवरफ्लाई किया होगा उन्होंने। वो जो अंडमान वाली साइड है, बाज रिपोर्ट कहते हैं कि उसकी तरफ से गुआम में उनको बहुत बड़ा बेस है, गुआम में बहुत बड़ा बेस है उनका जो है। और इसमें जापान में बेसिस हैं उनके, न्यूजीलैंड में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा है ऑस्ट्रेलिया में भी बेसिस हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो छोटे छोटे, तो इस बात का इम्कान है कि वो इंडिया वाली एक जो पट्टी है उसके ऊपर से उड़ते हुए आए हों और तेहरान के ऊपर आके उन्होंने साइड्स के ऊपर। ये भी हो सकता है कि वो जिन ममालिक के ऊपर से उड़ के आए हैं उनकी रेंज भी जो है डिटेक्शन की जो है वो इस तरह की ना हो कि वो उसके रूट को जो है, क्योंकि उन्होंने रूट जो है बड़ा एक आप कह सकते हैं मफल्ड सा रखा होगा कि वो इतनी दूर से 18 घंटे फ्लाई करके आ रहे हैं और आके उन्होंने बॉम्बिंग की और रिफ्यूलिंग भी उनके ऊपर से हुई है, साथ वो टैंकर साथ। ख्वाजा साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, आपने अभी ये जो टॉपिक छेड़ा हुआ था मिलिट्री डिक्टेटर्स वाला, इसके अंदर एक आपका रीसेंट स्टेटमेंट है जो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आप हाइब्रिड सेटअप को सपोर्ट करते हैं, ये एक प्योर डेमोक्रेसी से मुतसादम चीज़ है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो साथ आप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप के अंदर ये सारा कुछ हो गया, अब आप कहते हैं हाइब्रिड बहुत अच्छा है। नहीं, देखें, हाइब्रिड जो है वो इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ, इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, 2024 हाइब्रिड सेटअप के नतीजे में आपकी हुकूमत बनी है। नहीं, उससे पहले क्या था, वो भी हाइब्रिड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये सिर्फ इसको एक नाम दे दिया उस अरेंजमेंट को, तो उससे क्या आप देखें कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं आई विटनेस अकाउंट दे रहा हूँ ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये एक यूनानिमिटी जो है क्रिएट हुई है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में। मैं उसका जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारी अरेंजमेंट के, उन सब को जो है ना मैं उनका क्रेडिट भी देता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ। आप मुझे बताएं, मैंने कल भी कहा है टीवी पे किसी में इंटरव्यू में मैंने कहा है कि कहाँ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का रोल। अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पिछले 40, 50, 60, 70, 80 सालों में जो भी मूव हुई है, जो भी हुई है, उन्होंने करेक्ट किए हैं ना वो मूव्स। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस्टेब्लिशमेंट ने करेक्ट किया ना सर। लेकिन मेरे उसके ऊपर सवालात हैं। जनरल ज़िया ने जो कुछ लाइन टो की थी वो जनरल ज़िया के किए हुए फैसले थे। जनरल मुशर्रफ ने उससे 180 डिग्री उलट लाइन ले ली थी, वो भी जनरल मुशर्रफ के किए हुए फैसले थे। उसके बाद जनरल बाजवा के वक्त हम जाते थे, वो कहते थे 40 साल पुराने किए हुए फैसले मैं क्या करूं। तो हियर आपका वो नुक्ता बनता है जहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कलेक्टिव जब डिसीजन मेकिंग होती है तो वहाँ आप ऐसी गलतियाँ करने से इज्तनाब करते हैं। ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये हाइब्रिड का लफ्ज़ जो है आप चेक कर लेंगे, उसके क्या हाइब्रिड का ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है। ये इसमें SIFC सबसे बड़ा एग्जांपल है। जितनी क्विक डिसीजंस वहाँ से हो रही हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की या गवर्नमेंट के दूसरे इनिशिएटिव्स की, मैं आप एक डिफरेंट उसको जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि कलेक्टिव लीडरशिप जो है आपके मुल्क में इस वक्त जो है दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स की मिक्स जो है वो डिसीजंस कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इज़ लीडिंग
उसके साथ जो है डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पॉलिटिकल कोलीग्स हैं, सारे हैं, वहाँ से फीडबैक मिलता है, हर चीज़ मिलती है। जहाँ पे आपको स्पीड की ज़रूरत होती है, डोमिनेंट पार्टनर कौन है इस? मैं आई एम पार्ट ऑफ इट, मैं आई विटनेस हूँ। कोई ये नहीं है कि कहाँ पे कहीं पे कोई डिक्टेशन हमें मिल रही है या कोई हमें कोई कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि दिस कैन वर्क। मैं सारी उम्र जो है, मैंने 35 साल का मेरा कैरियर है, मैंने जमहूरियत की बात की है। ये टेक ओवर का रिज़ल्ट नहीं है, ये इलेक्शन के बाद जो है एक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों को पिंडी और इस्लामाबाद में जो है कोई ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिससे मुल्क को जो है फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। फील्ड मार्शल की जब ट्रंप से मुलाकात हुई, जिसमें 7 DGI थे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, तो उसके ऊपर आपकी क्या फीलिंग है? मेरा ख्याल है उनके लिए प्राइवेट एक विज़िट था। मैं तो ये ऑफिशियल विजिट नहीं था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का? नहीं, उनका जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो उनका वहाँ पे जाना जो है वो दैट लंच जो था वो यूएस प्रेसिडेंट से आप किसी भी कैपेसिटी में लंच या डिनर कर रहे हैं और पाकिस्तान का आर्मी चीफ को ये हेड ऑफ स्टेट हो। ऑफिशियल विजिट था, अदरवाइज ऑफिशियल विजिट था, उनको इनवाइट किया हुआ था कई महीने पहले से इनवाइट, तो वहाँ लेकिन ये लंच जो था। सिविलियन गवर्नमेंट का क्या फील है उसके ऊपर? सिविलियन गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा, हमारा बहुत अच्छा फीड है कि उनकी वहाँ पे मुलाकात से जो है कई चीज़ें जो है आयरन आउट हुई हैं। कौन सी? आप इकोनॉमिक एजेंडा ही देख लें हमारा। अमेरिका में सपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, इकोनॉमिक फोरम्स जो हैं, जो जहाँ पे हमें फाइनेंशियल की ज़रूरत है, हमें अपने टैरिफ्स में उनकी ज़रूरत है। हमारी एक्सपोर्ट सबसे बड़ा हमारा पार्टनर जो है एक्सपोर्ट की मार्केट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो उसकी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमें डिप्लोमेटिक भी उनकी ज़रूरत है। एक वक्त था कि अमेरिका जो था वो हिंदुस्तान के साथ जो है बड़ा क्लियर कट खड़ा होता था। इस वक्त जो उन्होंने पार्ट प्ले किया है उसमें पाकिस्तान की फतह हुई है और पाकिस्तान ने को उस सीज़ फायर को हिंदुस्तान क्यों इनकार कर रहा है कि जी नहीं, अमेरिका को कोई रोल नहीं है। बहुत से लोगों को तशवीश है कि आम तौर पर जब आपकी बिगनिंग होती है ना एक न्यू फ्रंट लाइन एलाई के तौर के ऊपर, आम तौर पर इन्हीं जुमलों के साथ होती है, ग्रेट मैन, वेरी इम्प्रेसिव। तो वो ये माजी के अंदर हम 3-4 दफ़े मैं आप जिधर रेफ़र कर रहे हैं मैं वो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन देखें उस वक़्त उन लोगों की ग्रेट मैन या जो भी आप जिनके मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़ाती ज़रूरत थी। ये ज़ाती ज़रूरत नहीं है, ये एक कलेक्टिव ज़रूरत है आपके मुल्क की, आपके कौम की, आपके सिस्टम की, आपकी इकोनॉमी की, आपकी डिप्लोमेसी की, इन सब की एक ज़रूरत है, एक कलेक्टिव ज़रूरत है। लेकिन हम किसी अमेरिका के किसी फॉरेन पॉलिसी गोल का दोबारा हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे? नॉट एट कॉस्ट जो हम बेयर ना कर सकें, ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि हम जहाद अफ़गानिस्तान में फ्रंट लाइन लाए थे, फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन लाए थे, सीटो सेंटो में हम एलाई थे, फिर जब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फिर हम मोस्ट सैंक्शन एलाई थे। तो ये काम हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। मैं ये बातें खुद हर फोरम पे आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आप इंगेज कर रहे हैं तो किन तरफ से कर रहे हैं। ये बातें मैं जो है अमेरिका में जा कर चुका हूँ, वहाँ पे उनके थिंक टैंक्स में कर चुका हूँ, बल्कि मैंने एक बड़ी क्रेडिबल वॉइस है वहाँ पे जिसने गोस्ट वॉर लिखी हुई है, स्टीव कोल का क्या नाम है उसका, स्टीव कोली। तो मैं मेरा उसके साथ एशिया सोसाइटी में जो क्या कहते हैं मुलाकात हुआ था, तो मैं इसी सब्जेक्ट पे बोला जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल उससे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टोटल डिपार्चर है जो जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़िया और अयूब खान ने अमेरिका के साथ जो तल्लुकात जिनका कोई हमें फ़ायदा कहीं भी ना पहुँचा। हमें बिल्कुल इट्स ए 2-वे ट्रैफिक, इट्स नॉट ए 1-वे ट्रैफिक। इसमें हमें इकोनॉमिक फ़ायदे भी होंगे, हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी फ़ायदे हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, इकोनॉमिक फ़ायदे भी हो रहे हैं। सर ये तो हमारा तो सांस लेना दुश्वार हुआ वो था ये इकोनॉमिकली जो है आज से 1 साल पहले। आप FATF के में क्लियर हो गए हैं, आपके वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अंदर जो है वो बार बार जो चीज़ जो है सर्कुलर होती है वो कहते हैं बोर्ड में लेके जाएं, इंडिया लेके जाता है,
वहाँ पे हमें सारी सपोर्ट मिलती है। ख्वाजा साहब, वाशिंगटन अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट के बगैर ये कभी लाइन चेंज नहीं करता। ये मेरे 35 साल में तो यही ऑब्जर्वेशन है। मैं सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ कि वो कुछ हो जो पाकिस्तान के मुकाबले। आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं एक बात आपको मैं बताऊँ कि जो अमेरिका में भी इस वक्त जो सियासत हो रही है वो उनकी कन्वेंशनल जो सियासत के जो ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक नहीं हो रही। आप एग्री करते हैं? ये सही है बात, बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है ट्रम्प की। या दैट्स ट्रू। तो उस अनकन्वेंशनल जो कन्वेंशनल सियासत थी जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, अभी हमने बात की है कि 3 अदवार हुए, उसमें कन्वेंशनल सियासत से हमें क्या मिला। अब एक अनकन्वेंशनल सियासत है और वो खुद भी कहते हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं कि जिस तरह की वो अप्रोच है या जिस किस्म की गुफ्तगू है, जिस किस्म के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन से अगर हम इसमें तमाशाई बने और स्पेक्टेटर बने और उसमें प्लेयर ना बने तो इससे बहुत बड़ी गलती होगी। आप प्लेयर बनने जा रहे हैं? प्लेयर हम हैं इस वक्त, ये ऑलरेडी देयर। ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है जो आप दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उस खेल को समझना चाहता हूँ कि कौन सा वो खेल है जिसमें हम खेलने जा रहे हैं। हॉकी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि देखें इस वक्त एक डिपार्चर है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में भी। एक दो जगह जो है पैलेस्टाइन जो है वो हमारे दिल से जो है वो हमारा अपना इशू है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यूक्रेन के इशू के ऊपर या और इशूज़ हैं, हमारा इंडिया का इशू जो है इसके ऊपर जो है उन्होंने जो डिसाइसिव रोल प्ले किया है, दे कुड हैव टेकन एडवांटेज ऑफ। सर, ये किसका फैसला था कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रम्प को नॉमिनेट किया जाए? ये ख्वाजा आसिफ का था, प्राइम मिनिस्टर का था, फॉरेन मिनिस्टर का था? हुकूमत का कलेक्टिव था। कब हुआ? कैबिनेट में बैठ के डिबेट किया आपने इसको? नहीं, कैबिनेट में नहीं, आई डोंट रिमेंबर। हो सकता मैं उस कैबिनेट में मीटिंग में ना हो, किसी कैबिनेट मीटिंग में ये डिबेट हुआ हो। अब आपको पीछे मुड़ के देखें तो ठीक लगता है कि जिससे आप नॉमिनेट करते हैं, मेरा ख्याल है कि बीच में थोड़ा सा आया था, लेकिन फिर जो है वो लेकिन उस ग्रे एरिया में आपको वरी हुई कि ये हमने जल्दी कर दिया, थोड़ा इंतजार नहीं, देखना जो जिस तरह ये सिलसिला इस में बात शुरू हो गई है कि जी कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो जिसका मैं फेवर नहीं करता, पैलेस्टाइन स्टेट जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, 2 स्टेट सोल्यूशन जो है होगा, वहाँ पे किसी 2-3 अरब ममालिक को जो है इंटरम जो है वो कंट्रोल गज़ा का दे दिया जाएगा। अगेन आई हैव माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट, लेकिन ये है कि दोबारा वो किताबें तो खुल गई हैं ना सर। लेकिन एक खबर ये भी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर सऊदी अरेबिया और उसके बाद आप दोनों के साथ प्रेशर आ रहा है। चलें, जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक स्टेटस को जो मेंटेन किया हुआ था इसराइल ने, और इसराइल जो है वो उसका एक मॉरल हाई ग्राउंड भी झूठी सच्ची उसने क्लेम की हुई थी ना, उनके पास वो मॉरल हाई ग्राउंड रही है। सारे लेकिन सर आप तैयार हैं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जो ख्यालों में ये आप ना फिक्र करें। कोई इब्राहिम जो है लफ्ज़ जो है या नाम जो है, जितना किसी का और का रिश्ता है, हमारा भी उतना ही रिश्ता है इब्राहिम के साथ। जो उन अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। उसके ऊपर आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है इंटरनल? नहीं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली जो है कॉन्टिन्यूसली हो रही है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उसका रिस्पांस तो तभी हम देंगे ना कि भाई जब हमें ये प्रपोज़ल जो है कहा जाएगा कि ये इसका अकॉर्ड का हिस्सा बने। लेकिन मैं आपको एक बात एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ें जो है ना जो इस वक्त अनफोल्ड हो रही हैं, ये 9/11 के बाद जो है 9/11 जिस वजह से हुआ, आज समझ आती है किस वजह से हुआ। और वो चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि आप जितना मर्ज़ी कंट्रोल्स या जितनी मर्ज़ी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, जितनी मर्ज़ी उसकी डेप्थ हो, लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जी जो कंट्रोल सिस्टम्स जो बिग पावर्स का रहा है पिछले पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। और उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है द विल ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। जिस तरह वो खड़े हैं
जिस तरह वो जुल्म सह रहे हैं और बहुत बड़ी शहादत है इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ये और सर नहीं झुका रहे, बहुत बड़ी शहादत, सर जो नहीं झुका रहे। और मुस्लिम दुनिया उसका जवाब क्या देगी? बहुत बड़ी शहादत। नहीं, मुस्लिम दुनिया का तो अल्लाह साहब लेगा, मेरा ईमान है। ये 1.5 अरब मुसलमानों ने साहब देना है क़यामत के रोज़। वो खड़े होंगे, वो शिकायत वो करेंगे और हम जवाब देंगे। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों और औरतों के हम जवाब देंगे, ये माफ़ नहीं होगा। वो क्या शेर है इकबाल का, फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है, करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी माफ़। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा मशहूर शेर है वो इकबाल का कि अफराद को माफ़ कर देती है, लेकिन कलेक्टिव जो है, ये दिस इज़ ए कलेक्टिव सिन जो हमने कमिट किया है, इसको ये माफ़ नहीं होगा। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। वो गफूर रहीम है, वो माफ़ कर दे, लेकिन जो हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री में उसकी कोई मिसाल नहीं। ये पुरानी हिस्ट्री में भी कोई मिसाल नहीं है। मैसेकर्स हुए हैं, जेनोसाइड हुए हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह का तो नहीं है। लाइव आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और आप देखें कि ज़मीर कहाँ कहाँ लोगों का जागा हुआ है। ब्रिटेन में, वेस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और हू का आलम है मुसलमान दुनिया के अंदर जो है स्ट्रीट्स में, हू का आलम है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है जो हमने सारी बहस की, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। आई थॉट कि आपसे उस पर रिएक्शन ले लूँ अगर इजाज़त हो। प्राइम मिनिस्टर की चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, तो क्या आपकी जमात ओपन है चौधरी निसार को दोबारा एंटरटेन करने के लिए, पार्टी में लेने के लिए? मुझे दरवाजे खुले? मैं इस पर नहीं कमेंट करूँगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और चौधरी निसार साहब का एक लंबा अरसा एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा है, और उस ताल्लुक़ के मेरा ज़रूर कोई ताने बाने अभी भी होंगे। उस कनेक्शन में वो वहाँ पे गए होंगे। मेरा माजी में और इवन टुडे मेरा चौधरी साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा कमेंट करना बनता नहीं है। ऑल बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।